कुंभ पर हम एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, लेकिन इसका जवाब सिर्फ लॉ को नहीं पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है। अगर तुम कुछ बोलते हो और किसी को बुरा लग जाता है, तो क्या वो क्राइम बन जाना चाहिए, या फिर लॉ का काम फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना नहीं बल्कि सोसाइटी को कंट्रोल करना है। आज की दुनिया में जहां एक ट्वीट, एक जोक, एक रील पूरी जिंदगी बदल सकती है, ये डिबेट सिर्फ स्पीच की नहीं है, ये पावर की है। इंडिया में मुनव्वर फारूकी का केस याद करो, शो होने से पहली अरेस्ट। नुपुर सर शर्मा कंट्रोवर्सी, एक स्टेटमेंट ने नेशनल और इंटरनेशनल स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। बांग्लादेश में एलिज फेसबुक पोस्ट के बेसिस पर मॉब लिंचिंग। पाकिस्तान में व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए डेथ पेनल्टी तक है। और इंडोनेशिया में 2026 का नया पीनल कोड और ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल। और फिर एक कंट्रास्ट, यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को जीसस के रूप में पोर्ट्रे किया, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन लॉ ने इंटरफेयर नहीं किया। ये डिफरेंस है फ्री स्पीच डेमोक्रेसी और क्रिमिनलाइज सेंटिमेंट सिस्टम के बीच। इंडिया में सेक्शन 295A ऑफ ओल्ड आईपीसी, जो अब सेक्शन 299 अंडर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कहता है कि सिर्फ डेलिब्रेट और मैलिशियस इंटेंट पनिश होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रामजी लाल मोदी केस में इसको अपहोल्ड भी किया है, पर ग्राउंड रियलिटी में एफआईआर पहले होती है, इंटेंशन बाद में देखा जाता है। लॉ का थ्रेशोल्ड पेपर पर नैरो है, लेकिन पॉलिसिंग में इलास्टिक बन जाता है। रिजल्ट एफआईआर, अरेस्ट, मीडिया, ट्रायल, अपॉलजी, साइलेंस और प्रोसेस खुद पनिशमेंट बन जाता है। और जब ये लॉ वेग टर्म, रिलीजन, बिलीफ, क्लास और क्लास ऑफ सिटीजन्स पर बेस्ड हो, तो मिसयूज ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाता है। ओटीटी शोज जैसे कि तांडव, सेक्रेड गेम, अ सूटेबल बॉय भी सेल्फ सेंसरशिप का शिकार हुए हैं। वेंडी डोनिगर के किताब कोर्ट के बिना ही पल्ब्ड हो गई। अनुराग कश्यप तक कंट्रोवर्सीज में घिरे, क्योंकि लॉ का डर ही काफी है। और जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो पिक्चर और डार्क हो जाती है। आसिया बीवी का केस, सालों तक डेथ रो, एक्विटल के बाद भी जिंदगी नॉर्मल नहीं। सलमान तसीर और शहबाज भट्टी जैसे लोगों की एसेसिनेशन और ब्लेसफेमी एक्यूजेशन का यूज लैंड ग्रैब, एक्सटॉर्शन, पर्सनल वेंडेटा के लिए। ये सिर्फ लॉ नहीं, एक वेपन बन चुका है। और यही सबसे बड़ा लेसन है, जब ऑफेंस को लीगल पावर मिल जाता है तो आउटरीच करेंसी बन जाता है। इंडिया में भी वार्निंग साइंस हैं। पंजाब जैसे प्रपोजल्स जहां पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है, इंटेंट डाइल्यूट हो रहा है और लॉ सेक्रेड अब्सोल्यूटिज्म की तरफ स्लाइड कर रहा है। ये ही वो हैकलर वीटो है जहां स्टेट स्पीकर को पनिश करता है, इंटिमिडेटर को नहीं। और जब सोशल मीडिया की इक्वेशन में आता है तो एल्गोरिथम प्लस आउटरीच प्लस एफआईआर इज इक्वल टू इंस्टेंट क्राइम केस। सच ये है, ब्लास्फेमी और हेट स्पीच एक नहीं है। एक वॉयलेंस इंसाइट करता है, दूसरा सिर्फ ऑफेंड करता है। लेकिन जब दोनों मिक्स हो जाता है तो फ्रीडम श्रिंक हो जाती है। और सबसे डेंजरस स्टेज तब आती है जब लॉ फेल हो जाता है और मॉब एडजुडिकेटर बन जाता है। बांग्लादेश के इंसिडेंट इसका एग्जाम्पल्स हैं। एंड में सवाल वही है, क्या स्टेट को रिलीजियस फीलिंग्स प्रोटेक्ट करनी चाहिए या सिर्फ वॉयलेंस प्रिवेंट करना चाहिए? क्योंकि फीलिंग सब्जेक्टिव हैं, लेकिन वॉयलेंस ऑब्जेक्टिव, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिविटी पे टिकता है। इंडिया आज एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। आर्टिकल 19(1)(a), 19(2), आर्टिकल 25 और सेकुलरिज्म के बीच, और डिसीजन ये करेगा कि हम एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनेंगे या फ्रेजाइल फीलिंग रिपब्लिक। क्योंकि एक मैच्योर सोसाइटी क्रिटिसिज्म से टूटती नहीं, वो उसका जवाब देती है। लेकिन जिस दिन आइडियाज को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाए, उस दिन समझ लो डेमोक्रेसी ऑलरेडी। इंडिया में ऑफिशियली इस शब्द का कहीं यूज नहीं है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, बट ये प्रोविजन एग्जिस्ट जरूर करता है। आईपीसी के सेक्शन 295A, जो अब बीएनएस का सेक्शन 299 बन चुका है, इसके अंडर 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट है। सरफेस पे तो सब बैलेंस लगता है, जैसे लॉ सिर्फ एक्सट्रीम केसेस को टारगेट कर रहा हो, लेकिन प्रॉब्लम वर्डिंग में नहीं, इंटरप्रिटेशन में है। इस लॉ की हिस्ट्री कॉलोनियल है। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर द रंगीला रसूल कंट्रोवर्सी, जहां रिलीजियस पब्लिकेशंस ने कम्युनल टेंशन एस्केलेट कर दिए थे।
ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, ऑर्डर मेंटेन करना, फ्रीडम प्रोटेक्ट करना उनका प्राइमरी गोल नहीं था। इंडिपेंडेंट इंडिया ने इस लॉ को रिटेन तो किया, लेकिन उसकी फिलॉसफी को फंडामेंटली रीथिंक नहीं किया। इसलिए आज भी एक कॉलोनियल लॉजिक मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंडर ऑपरेट करता है। 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। कोर्ट ने सेक्शन 295A को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, लेकिन एक क्रिटिकल लिमिटेशन के साथ। कोर्ट ने कहा कि हर ऑफेंसिव स्पीच पनिशेबल नहीं है, सिर्फ वो स्पीच जिसमें डेलिब्रेट और मिलीशियस इंटेंट हो, यानी इंटेंशनली किसी रिलीजियस को इंसल्ट करने का पर्पस हो। ये एक सेफगार्ड था, एक बाउंड्री थी, लेकिन क्रिटिसिज्म और क्राइम के बीच लाइन मेंटेन रहे। ये जजमेंट थियोरेटिकली बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच और पब्लिक ऑर्डर, लेकिन रियल वर्ल्ड में थ्योरी और प्रैक्टिस अलग चलती है। ग्राउंड लेवल पर प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। इंटेंट बाद में जज होता है, लेकिन एक्शन पहले ले लिया जाता है। एफआईआर पहले रजिस्टर होती है, अरेस्ट पहले होती है, पब्लिक आउटरीच पहले बिल्डअप होता है, और तब तक जब तक सिस्टम कामली इवेल्युएट करे कि एक्चुअल इंटेंट क्या था, इंडिविजुअल ऑलरेडी कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर चुका होता है। इसीलिए कहा जाता है फ्री स्पीच के केसेस में प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स इस पैटर्न को क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक राइटर, जिन्होंने अपनी बुक लज्जा में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को क्रिटिसाइज किया। उनके खिलाफ ब्लास्फेमी एलिगेशन लगे, फतवा इशू हुए और उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। इंडिया आने के बाद भी उन्हें प्रोटेस्ट और थ्रेट फेस करने पड़े और उनकी लाइफ कांस्टेंट रीलोकेशन में कन्वर्ट हो गई। ये एक एग्जाम्पल है जहां स्पीच का कॉन्सिक्वेंस सिर्फ लीगल नहीं, एग्जिस्टेंशियल हो गया। इंडिया के अंदर भी सिमिलर टेंशन दिखते हैं। 2022 में नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी, एक टीवी डिबेट में दिए गए स्टेटमेंट के बाद मल्टीपल एफआईआर फाइल हुए अक्रॉस स्टेट, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए और इंटरनेशनल लेवल पर भी बैकलैश हुए। स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से डिप्लोमेटिक रिएक्शन, सिचुएशन इतनी एस्केलेट हुई कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ी। यहाँ डिबेट सिर्फ एक स्टेटमेंट का नहीं था, रिएक्शन का स्केल भी इक्वली इम्पोर्टेंट था। फिर आता है 2021 का केस, स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, इंदौर में उन्हें अरेस्ट किया गया रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने के एलिगेशन में। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो जोक्स उन पे एक्यूज किए गए वो परफॉर्म भी नहीं हुए थे, फिर भी अरेस्ट हुआ, जेल हुई, शोज कैंसिल हुए। यहाँ एक डीपर क्वेश्चन इमर्ज होता है, क्या पनिशमेंट एक्चुअल एक्ट के लिए था या पोटेंशियल ऑफेंस के लिए? इन तीनों केसेस में कंटेक्स्ट अलग है, कंट्री अलग है, बैकग्राउंड अलग है, इंटेंट अलग है, लेकिन एक पैटर्न कॉमन है। स्पीच के बाद रिएक्शन, रिएक्शन के बाद प्रेशर और प्रेशर के बाद लॉ का एक्टिवेशन, और इस सीक्वेंस में सबसे पावरफुल एलिमेंट बन जाता है रिएक्शन। जब रिएक्शन लॉ को ड्राइव करता है तब सिस्टम प्रेडिक्टेबल नहीं रहता। इसी कंटेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट आता है, हेकलर वीटो। अगर कोई ग्रुप थ्रेटन करे कि अगर उन्हें ऑफेंड किया गया तो वो वायलेंट रिएक्ट करेगा और स्टेट कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए स्पीच रिस्ट्रिक्ट कर दे, तो इफेक्टिवली लॉ उन लोगों के फेवर में काम कर रहा है जो सबसे ज्यादा थ्रेटन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एस रंगराजन बी वर्सेस जगजीवन राम केस में क्लियरली कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ग्रुप को ऑफेंड फील होता है, लेकिन ग्रुप रियलिटी में ये प्रिंसिपल हमेशा कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं होता। कंपैरिजन ऑफन इंडिया और पाकिस्तान के बीच किया जाता है। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज एक्सप्लिसिट है, जहां पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। इंडिया उस लेवल पर नहीं है, लेकिन कंसर्न सिमिलैरिटी का नहीं, डायरेक्शन का है। जब लॉ का ट्रिगर ऑफेंस बन जाता है तो मिसयूज का स्कोप नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। फॉल्स एक्यूजेशन, पर्सनल वेंडेटा, मॉब प्रेशर, ये प्रोसेस सडन नहीं होता, ग्रेजुअल होता है। डिजिटल एज ने इस सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। सोशल मीडिया को एम्पलीफाई करता है, एक पोस्ट सेकेंड्स में वायरल होती है, कंटेक्स्ट लूज हो जाता है और प्रेशर इंस्टेंटली बिल्ड हो जाता है, लेकिन लीगल सिस्टम का पेस स्लो रहता है। यह मिसमैच एक डेंजरस गैप क्रिएट करता है।
जहाँ परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सबसे हार्श रियलिटी है कि इन केसेस में फाइनल जजमेंट से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है एक्विजेशन। एक बार नाम कंट्रोवर्सी से अटैच हो गया तो डैमेज हो जाता है कैरियर, रेपुटेशन, मेंटल हेल्थ, और इसीलिए कहा जाता है पनिशमेंट सिर्फ कन्विक्शन नहीं है, पनिशमेंट एक्विजिशन भी होता है। तो फिर फंडामेंटल सवाल ये है कि लॉ को क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए, फीलिंग्स या हार्म। फीलिंग सब्जेक्टिव है, हर इंसान का थ्रेशोल्ड अलग होता है, लेकिन हार्म स्पेशली वॉयलेंस ऑब्जेक्टिव होता है। शायद इसी डिस्टिंक्शन को समझना जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी अपनी स्ट्रेंथ इस बात से शो नहीं करती कि वो कितनी स्पीच कंट्रोल कर सकती है, बल्कि इस बात से कि वो कितनी स्पीच टॉलरेट कर सकती है। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फियर एक्सप्रेशन का डिफॉल्ट कंडीशन बन जाए तो डिस्कशन खत्म हो जाता है, और जब डिस्कशन खत्म होता है तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अगर हम सिर्फ मुनव्वर फारूकी का केस देखें तो अप्रैल 2026 तक भी उनकी कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं हुई हैं। बेंगलुरु में उनके शोज को कैंसिल करने की डिमांड उठती है। कुछ ग्रुप्स पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि 18 अप्रैल 2026 का शोज अलाउ ना किया जाए। इस डिमांड का बेस उनका 2021 का इंदौर केस है, जहां उन्हें एलिजिडली हिंदू डेटीज पर ऑफेंसिव रिमार्क के लिए अरेस्ट किया गया था। ये केस दिखाता है कि ब्लास्फेमी एलिगेशंस का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। एक बार लगने के बाद ये एक्यूजेशन सालों तक फॉलो करते हैं। दूसरा मेजर इंडियन केस नुपुर शर्मा का है, जो 2022 से लेके 2026 तक डिस्कशन में रही। एक टीवी डिबेट में प्रोफेट मोहम्मद के बारे में दिए गए रिमार्क के बाद उन्हें बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर्स फाइल हुए अक्रॉस इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इंटरवीन करके सब एफआईआर्स दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया और उन्हें कम्युनल टेंशन क्रिएट करने के लिए क्रिटिसाइज भी किया। ये केस नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक एस्केलेट हुआ। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने रिएक्ट किया, डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्डअप हुआ और इंडिया को ऑफिशियल रिस्पांस देना पड़ा। ये दिखता है कि आजकल के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में एक डोमेस्टिक स्टेटमेंट भी इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस क्रिएट कर सकता है। बांग्लादेश में सिचुएशन और ज़्यादा कंसर्निंग है, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के कंटेक्स्ट में। 2025 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जून से दिसंबर के बीच 71 ब्लास्फेमी लिंक्ड अटैक रिकॉर्ड हुए, जिसमें हिंदू माइनॉरिटीज टारगेट हुए। इनमें अरेस्ट, मॉब वायलेंस और घरों का डिस्ट्रक्शन इंक्लूडेड था। बहुत केसेस सोशल मीडिया पोस्ट स्पेशली फेसबुक से ट्रिगर हुए। दिसंबर 2025 में एक हिंदू फैक्ट्री वर्कर दीपू दास का एक केस सामने आया, जहां उन्हें ब्लास्फेमी एलिगेशन के बाद मॉब ने लिंच कर दिया। बाद में क्लियर एविडेंस भी नहीं मिला। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि हर सिचुएशन में लीगल प्रोसेस से पहले ही पनिशमेंट हो जाती है। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी एलिगेशन का स्केल और भी हाई है और अब डिजिटल स्पेस इसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है। 2025 टू 26 में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर कंटेंट के बेसिस पर केसेस फाइल हुए। जनवरी 25 में 4 इंडिविजुअल्स को डेथ सेंटेंस दिया गया एलिज ब्लास्फेमी कंटेंट के लिए। लेकिन इसी सिस्टम में दिसंबर 25 में लाहौर हाई कोर्ट ने चारों लोगों को एक्विट किया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। ये कॉन्ट्रडिक्शन हाईलाइट करता है कि एक्विजिशन और पनिशमेंट फास्ट हो सकते हैं, लेकिन जस्टिस इनकंसिस्टेंट हो सकता है। पाकिस्तान में ये भी देखा गया है कि ब्लास्फेमी लॉज का यूज कभी कभी पर्सनल वेंडेटा या माइनॉरिटी टारगेटिंग के लिए भी होता है। इंडोनेशिया ने भी 2026 में अपना पीनल कोड अपडेट किया है, जिसमें ब्लास्फेमी प्रोविजन को और स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ये लॉ सिर्फ सिटीजन्स पर नहीं बल्कि फॉरेनर्स पर भी अप्लाई होता है। ये शो करता है कि कुछ कंट्रीज ब्लास्फेमी को रेगुलेट करने के लिए और स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर रही हैं, स्पेशली रिलीजियस हार्मनी मेंटेन करने के नाम पे। यूनाइटेड स्टेट में ब्लास्फेमी लॉ एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कंट्रोवर्सी वहां भी पॉसिबल है। अप्रैल 26 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक एआई जनरेटेड इमेज शेयर की, जिसमें वो खुद को जीसस के रूप में डेपिक्ट करते हैं। इस पर कुछ रिलीजियस लीडर्स ने ऑब्जेक्शन किया और इसे ब्लास्फेमी बताया। यहाँ डिफरेंस ये है कि रिएक्शन सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर रहता है, लीगल पनिशमेंट नहीं होता। ये कंट्रास्ट इंपॉर्टेंट है, सेम कंसेप्ट लेकिन डिफरेंट लीगल रिस्पॉन्स। इन सब एग्जाम्पल्स के साथ देखें तो कुछ क्लियर ट्रेंड इमर्ज होते हैं।
सबसे पहले ट्रेंड है डिजिटल ब्लास्फेमी। सोशल मीडिया पोस्ट अब सबसे बड़ा ट्रिगर बन चुका है। दूसरा ट्रेंड है मॉब जस्टिस या जंगल जस्टिस, जहां एक्यूज इंडिविजुअल को ट्रायल से पहले ही पनिश कर दिया जाता है। तीसरा ट्रेंड है माइनॉरिटी टारगेटिंग, स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जहां ब्लास्फेमी एक्यूजिशन का यूज कभी कभी वल्नरेबल कम्युनिटीज के अगेंस्ट होता है। और चौथा ट्रेंड है जुडिशियल इंटरवेंशन। कुछ हाई कोर्ट स्पेशली पाकिस्तान में रिसेंट ईयर्स में कन्विक्शन ओवरटर्न कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंटर्न। ओवरऑल ब्लास्फेमी एक लीगल डेफिनेशन से ज्यादा एक सोशल फिनोमिना बन चुका है। ये सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि क्या बोला गया, बल्कि ये भी डिसाइड करता है कि किस कंटेक्स्ट में बोला गया, किसने रिएक्ट किया और सिस्टम ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। इसीलिए ये इशू इतना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये लॉ, सोसाइटी, रिलीजन और पावर डायनेमिक सबको एक साथ इंटरसेक्ट कर। पाकिस्तान में तो ये माइनॉरिटीज को टारगेट करने का एक मीडियम बन चुका है, जिसमें क्रिश्चियन, हिंदूज, अहमदीज ऑफन टारगेट बनते हैं, कभी रिलीजियस टेंशन से, कभी पर्सनल डिस्प्यूट से। यूरोप में भी यही डिबेट इंटेंस हो चुकी है। फ्रांस का केस पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। 2025 में पेरिस में सेटायर मैगजीन चार्ली हेब्दो के ऑफिस पे टेररिस्ट अटैक हुआ, जहां 12 लोगों को मार दिया गया। उनका क्राइम था प्रोफेट मोहम्मद का कार्टून पब्लिश करना। ये इंसिडेंट ग्लोबल लेवल पे फ्री स्पीच वर्सेस रिलीजियस सेंसिटिविटी का सिंबल बन गया। इसके बाद भी फ्रांस में टीचर्स और कार्टूनिस्ट को थ्रेट मिलते हैं रहे। 2020 में टीचर सैमुअल पैटी को बीहेड कर दिया गया आफ्टर शोइंग सच कार्टून्स इन अ क्लासरूम डिस्कशन। ये केसेस दिखाते हैं कि ब्लास्फेमी का इशू सिर्फ लीगल नहीं, डीपली इमोशनल और वायलेंट रिएक्शन का सोर्स भी बन सकता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ वायलेंट सोसाइटीज तक लिमिटेड है, तो यूएस का एग्जाम्पल देख लो। लेकिन यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के एआई जनरेटेड इमेज पे कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ। ये डिफरेंस हाईलाइट करता है कि सेम एक्ट का रिस्पॉन्स सिस्टम और कल्चर के हिसाब से चेंज होता है। कहीं आउटरीच सोशल रहता है, तो कहीं लीगल बन जाता है, और कहीं वायलेंट। इन सब एग्जाम्पल्स को एक साथ देखने से ये तो क्लियर पैटर्न इमर्ज होता है कि सबसे पहले डिजिटल ब्लास्फेमी का राइज, जहां सोशल मीडिया पोस्ट सबसे बड़ा ट्रिगर बन चुके हैं। दूसरा मॉब जस्टिस है, जहां एक्यूज को ट्रायल से पहले ही पनिश कर दिया जाता है। तीसरा माइनॉरिटी टारगेटिंग, स्पेशली साउथ एशिया में। और चौथा जुडिशियल इंटरवेंशन, जहां कोर्ट कभी कभी एविडेंस की कमी के बेसिस पे एक्विट कर देते हैं, लेकिन तब तक डैमेज इरिवर्सिबल हो चुका रहता है। इसलिए ब्लास्फेमी सिर्फ एक लीगल कंसेप्ट नहीं है, ये एक सोशल मैकेनिज्म बन चुका है, जहां लॉ, रिलीजन, इमोशन और पावर डायनेमिक एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग रियलिटी ये है कि कई बार पनिशमेंट कोर्ट डिसाइड नहीं करता, एक्यूजेशन ही पनिशमेंट बन जाती। तो आखिर में बात सीधी और थोड़ी अनकंफर्टेबल भी। लॉ का काम समझ को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अगर वो हर हर्ट सेंटिमेंट को क्रिमिनल बना दे, तो वो समझ को स्ट्रॉन्ग नहीं, फ्रेजाइल बना देता है। इंडिया को फेथ और फ्रीडम के बीच चूज नहीं करना, बैलेंस बनाना है। लेकिन बैलेंस तभी पॉसिबल है जब लॉ क्लियर हो, नैरो हो और मिसयूज प्रूफ हो। अगर हर आउटरीच एफआईआर बनने लगे और हर एफआईआर साइलेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर स्पीच का राइट सिर्फ पेपर पर रह जाता है। एक मैच्योर डेमोक्रेसी आउटरीच से नहीं डरती, वो उसका जवाब देती, आर्ग्यूमेंट से, रीजन से, डायलॉग से। इसलिए याद रखिए, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन थॉट को क्रिमिनल बनाना डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। क्योंकि जिस दिन लॉ ने वायलेंस से ज्यादा थॉट को पनिश करना शुरू कर दिया, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे छोटा होने लगता है। और लॉ कुम का फाइनल सवाल आपके लिए, क्या हम एक फियरलेस रिपब्लिक बनना चाहते हैं या एक फ्रेजाइल फीलिंग रिपब्लिक? डिसीजन सिर्फ कोर्ट्स का नहीं, समझ की बात है। रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए, हर रिलीजन की, हर बिलीफ की, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि हर बात पर ऑफेंड होना और तुरंत रिएक्शन देना सोसाइटी को स्टेबल नहीं, वोलेटाइल बनाता है। लॉ हर इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर लोग अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए असली सॉल्यूशन सिंपल है, रिलीजन का रिस्पेक्ट रखो, लेकिन टॉलरेंस भी रखो। क्योंकि जब लोग खुद को कंट्रोल करते हैं, तब लॉ को ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वही एक स्ट्रॉन्ग मैच्योर डेमोक्रेसी की पहचान होती है। फॉर सच लीगल अपडेट्स
and analysis, please like, share, subscribe Law Kumbh for getting sharp, real और नो नॉनसेंस लीगल ब्रेकडाउन। और बेल आइकॉन जरूर दबाएं क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं, लॉ को समझाया जाता है।